डियर स्टूडेंट, मैं मंजू शाक्या आपका अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ग्राम पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 9th का क्षितिज बुक का गद्य खंड का सेकंड चैप्टर ल्याशा की ओर पढ़ेंगे, जिसको लिखा है हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन जी ने। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लेखक के विषय में थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनेला था। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। इनकी जो भी शिक्षा थी वो काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ये मूल जन्म से ही पंडित थे, लेकिन बौद्ध धर्म से अधिक प्रभावित हो गए और इन्होंने श्रीलंका जाकर के बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तब से उन्होंने अपना नाम चेंज करके राहुल सांकृत्यायन रख लिया था। ठीक है। अब राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे। लोग उन्हें महापंडित भी कहते थे। सन 1963 में इनका देहावसान हो गया। इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवन, आलोचना, शोध, बहुत सारी विधाओं में साहित्य सृजन किया। ठीक है। इतना ही नहीं, इन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, इसके 6 भाग हैं। ठीक है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र मीन्स घूमने वाला शास्त्र। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान, बहुत सारे विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या कुल लगभग 150 मानी गई है। ठीक है। राहुल जी ने बहुत ही लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने ऐसे अपने लेखों में ऐसी चीज़ों को समाहित किया जो प्रायः लेखकों ने लिखना बंद कर दी थी। ये घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे और घूम घूम कर इन्होंने विभिन्न धर्मों के विषय में, संस्कृतियों के विषय में बहुत कुछ लिखा। और इसी यात्रा वृत्तांत के ऊपर ही आपका जो ये चैप्टर है ल्याशा की ओर, वो भी है। ये भी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति पर ही आधारित है। ये आपके पाठ का जो अंश है वो इनके प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो इन्होंने सन 1930 के बीच में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए इन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म भेष में की थी। मतलब एक भिखमंगे का, भीख मांगने वाले भिखारी का भेष बनाया और उस रूप में की थी। उसमें तिब्बत की राजधानी जो है ल्याशा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक अपनी शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से आप लोग उस समय के तिब्बती समाज के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंग पुंड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। मतलब चोरी छिपे उस रास्ते से सामान, हिंदुस्तान की चीज़ें तिब्बत जाया करती। तो व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे। उस रास्ते में बहुत सारे थे। कभी जिनमें चीनी पलटन रहा करती थी, चीनी फौज रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान वहाँ पर गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में, दुर्ग मतलब होता है किला, जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। मतलब वहाँ पर थोड़ी सी बस्ती दिखाई देती है। लेखक आगे कहता है कि ऐसा ही एक त्यागा हुआ किला था और उन्होंने वहाँ पर चाय पीने के लिए वो लोग वहाँ पर ठहर गए। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी थी और कुछ आराम की बातें भी थीं। वहाँ जाति पात, छुआछूत का सवाल ही नहीं था। वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती थीं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। वहाँ का माहौल बहुत ही शांत प्रिय था। ठीक है। तो लोग कि अरे कुछ भी सामान उठा के ले जाएंगे, इस
डर से वो लोग नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर तक चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित ही क्यों न हो। इतना वहाँ पर लोगों के अंदर प्रेम भाव था। तब भी घर की बहू या सास को अपनी झोली में से आप चाय दे सकते थे, मतलब घर के अंदर जा कर के और कह सकते थे कि ले सामग्री अपनी दे दीजिए, और वहाँ चाय बना करके वो लोग आपको दे सकती थी। ठीक है, वह आपके लिए उसे पका देंगी। मक्खन और सोडा दे दीजिए, वह चाय चौंडी में कूट करके उसे दूध वाली चाय के रंग के बना के चाय के टोंटीदार बर्तन खोटी में आपको रख करके दे देंगी, मतलब जो केतली होती है उसमें रख करके दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से थोड़ी सी दूर है और आपको डर लग रहा है कि सारा मक्खन शायद वो हमारी चाय में नहीं डालेंगे, तो आप खुद जा करके चौड़ी में चाय मत करके उस केतली में चाय मत करके ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। ठीक है, वहाँ की चाय कुछ अलग तरीके की होती होगी, नमक मक्खन भी डाला जाता होगा। अब लेखक आगे बताने लगता है कि जो त्यागा हुआ चीनी किला था, उससे जब वो आगे चलने लगे तो एक आदमी आकर के उनसे राहदारी मांगने लगा, मतलब पैसे मांगने लगा कि तुम मुझे ज़बरदस्ती पैसे दो। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी, जो कोई चीटें उसके पास होंगी, और वो दे दी। शायद उसी दिन हम थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। थोंडला था जहां उनको जाना था, वहां के आखिरी गांव पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति एक बौद्ध भिक्षु था जिसका साथ लेखक को प्राप्त हो गया, राहुल जी को, और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए उनको अच्छी जगह मिल गई। किसके कारण? सुमति भिक्षु के द्वारा। ठीक है, भिक्षु आपने जानते होंगे जो बौद्ध धर्म के जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं या साधु जिनको कह लीजिए, बौद्ध में जो चीवर धारण करते हैं उनको हम बौद्ध भिक्षु बोलते हैं। ठीक है, तो सुमति एक बौद्ध भिक्षु ही था। सुमति 5 साल बाद, फिर लेखक कहता है कि 5 साल बाद फिर मैं एक बार उसी रास्ते से तिब्बत की यात्रा के लिए गया, और भिखमंगे नहीं, इस बार वो भिखमंगे के रूप, भिखारी के रूप में नहीं गया, बल्कि एक भद्र यात्री के बेस में घोड़ों पर सवार होकर के गए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी, जबकि पिछली बार वो गया था तो क्या भिखारी होते हुए भी उसको जगह मिल गई थी, और इस बार उसको जगह नहीं मिली, और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। वहाँ के लोग खासकर शाम के वक्त छड़ एक पेय पदार्थ होगा जो नशीला होता होगा, जैसे ताड़ी हमारे यहाँ पी जाती है, उसी प्रकार से छड़ कोई पेय पदार्थ होगा, उसको पी लेते थे शाम के समय और अपनी होशोबास को भूल जाते होंगे। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंडला एक रास्ता था, वहाँ उसको पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह माने जाते हैं। ठीक है, 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, मतलब कोई गांव नहीं होता। पहाड़ी क्षेत्र है, नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि मोड़दार रास्ते हैं। डाकुओं के लिए सबसे बड़ी और अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में अगर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है। गांव की एरिया में अगर खून कोई व्यक्ति कर देता है तो उसको सज़ा भी मिल जाएगी, लेकिन उन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार भी लापरवाह है उनके प्रति, खुफिया विभाग और पुलिस उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिलता। कौन गवाही देगा कि इस व्यक्ति को किसने मारा है? डकैत पहले क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर इस पैराग्राफ में आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ध्यान से आप इसको समझिएगा कि डकैत पहले क्या करते हैं? आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके पास पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून वहाँ पर है नहीं, इसलिए लोग लाठी की तरह बंदूक और पिस्तल अपने हाथों में लिए फिरते रहते हैं। डाकू यदि जान से न मारें तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। अगर वो नहीं मारेगा डाकू तो खुद कोई भी व्यक्ति, सबके पास पिस्तौल है, ठीक है, सब कोई न कोई उसको मार देगा। इसलिए वो सबसे पहले मारते हैं आदमी को, उसके बाद उसे लूटते हैं। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंडला के पास एक खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची, मतलब भिखारी के रूप में दया दया करके एक पैसा करते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद करके कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था, अधिक लंबी दूरी थी। लेखक कहता है कि मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लड़कौर के लिए 2 घोड़े
ले लेते हैं, घोड़ों पर सामान रख लेंगे, चढ़े भी चलेंगे उन पर। लेखक आगे बताता है कि दूसरे दिन वह दोनों घोड़े पर सवार होकर के ऊपर की ओर चलने लगे। कहाँ की तरफ? डांडे, वो थोंडला की तरफ। डांडे से पहले एक जगह हमने चाय पी। दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। डांडा एक स्थान था, उससे ऊपर पहुँच गए। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों सफ़ेद शिखर दिखाई दे रहे थे ना। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। उन पहाड़ों पर कुछ भी नहीं था, ना हरियाली थी, ठीक है, वहाँ बर्फ़ की सफ़ेद चादर थी, ना हरियाली थी, न किसी तरह की हरियाली, ठीक है। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी और सबसे ऊपर की चोटी पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें ऊपर तो हम पहुँच गए, अब बराबर हमें उतना ही उतरना भी था। उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। जब आप देखते हैं ना, सीढ़ियों पर चढ़ते समय हम हाँफ जाते हैं, लेकिन जब उतरते हैं तो बड़े आसानी से उतर जाते हैं। उसी प्रकार से उतराई भी कठिन नहीं होती है। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। उसके साथ मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। लेखक कहता है कि मेरा घोड़ा था जो वो धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि बेचारा चढ़ाई की थकावट से थक गया होगा और मैं उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया और मैं दक्षिण वस्तु की तरफ अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था घोड़ा आगे जा रहा है पीछे, मतलब इतना स्लो चल रहा था, पता ही नहीं लग रहा था आगे चल रहा है पीछे की तरफ चल रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो और सुस्त हो जाता। अब एक जगह पर 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील आगे चला गया। आगे एक घर में पूछने पर पता लगा कि ये तो लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला था। वो जिस रास्ते पर लड़कोर की तरफ जा रहा था वो तो दूसरा रास्ता था। ये दूसरी रास्ते पर पहुंच गया। फिर लौट करके उसी को उसने पकड़ा, फिर उतना पीछे आया और 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। सुमति बौद्ध भिक्षु थे, इंतज़ार कर रहे थे। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, ये वो मंगोले जाति के होंगे और अब तो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने तो टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था कि मैं अभी भी जल्दी ही आ गया हूँ। खैर, सुमति को इतनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वो शांत भी हो जाते थे, क्योंकि बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध भिक्षु साधु लोगों को क्रोध करना अच्छा नहीं लगता है और साधुओं का क्रोध अगर वो करते हैं तो जल्दी शांत भी हो जाते हैं। लड़कोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू उन्होंने खाया, रात को गर्मा गर्म थुक कपा एक पेय पदार्थ होगा वो मिला उनको पीने के लिए। लेखक आगे बताता है कि अब हम तिंडरी के विशाल मैदान में पहुंच गए, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंडरी समाधि गिरी, है ना। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। यजमान में जैसे आप लोग जानते हैं कि जो पंडित लोग घरों में पूजा पाठ करवाने आते हैं ना, तो जिनके यहाँ वो लोग जाते हैं पूजा करने, वो लोग यजमान होते हैं, ठीक है। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे ख़त्म हो सकते थे, क्योंकि बौद्ध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बौद्ध गया का गंडा वो बना लेते थे। मतलब किसी भी साधारण कपड़े से गड़ा, जिसको बाजू वगैरह में बांध देते हैं ना, गले में ताबीज़ जिसको बोलते हैं। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। लेखक से क्या कहा कि तुम यहाँ पर थोड़ी देर रुको और मैं अपने यजमानों के यहाँ जाकर के ये जो ताबीज़ वगैरह हैं उनको दे करके थोड़ा पैसा कमाना चाहते थे। वो ये सोच रहे थे। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर इधर ही लगा देंगे, मतलब इतना सारा इनके पास काम है, तो पता नहीं कितनी देर में आएंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही रास्ते में जो गांव पड़े उनमें बांट देना, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें ल्यासा पहुंच करके रुपए दे दूंगा। तुम जितने भी रुपए इनसे कमाना चाहते हो उतने रुपए में ल्यासा पहुंच जाएंगे, तब तुम्हें हम दे देंगे। सुमित ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया मतलब होता है जो पहाड़ों पर सामान ढोने वाले व्यक्ति होते हैं, पीठ पर जो लाते हैं उनको भरिया बोलते हैं, ठीक है।
लेकिन कोई मिला नहीं। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढाँक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, डायरेक्ट सूरज की तरफ मुंह करके, ललाट धूप से जल रहा है, पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। इस तरफ से आपने देखा होगा पसीने में अगर हवा लगती है तो वो बर्फ़ की तरह महसूस होता है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिया, चल पड़े। यद्यपि सुमित के परिचित तिंडरी में भी थे, तिंडरी जो स्थान था रास्ते में पड़ा वहाँ भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते, किसी और के यहाँ भी जाना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर विहार की ओर चलने के लिए कहा उन्होंने। यहाँ पर सेकर विहार का मतलब है, जैसे हिंदू जो पुजारी होते हैं वो मठों में रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं, वैसे ही बौद्ध भिक्षु लोग जो होते हैं वो कहाँ पर, बिहार में रहते हैं। ठीक है, बिहार उसको बोलते हैं, बौद्ध विहार जिनको बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने सारनाथ में गए होंगे जो बच्चे, उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारे भिक्षु आपको उन मंदिरों में मिल जाएंगे, तो वो बौद्ध विहार भी बोले जाते हैं मंदिरों को। ठीक है, तो इससे तो वो उसने क्या कहा कि तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी थी, मतलब कुछ एरिया में बांट दी गई, कितना इलाका तुम्हारा है इतना मेरा है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, इसके लिए मजदूर बेगार में उसको मिल जाते। बेगार मतलब बिना पगार के, वैसे ही बेगार करवा लेता है। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई बौद्ध भिक्षु भेज दिया जाता है। अब उन मठों में जो बौद्ध भिक्षु हैं उनमें से एरिया के जागीरदार अपने बौद्ध भिक्षुओं को भेज देते हैं कि तुम लोग वहाँ पर देख रेख करना, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। ठीक है, बौद्ध भिक्षु सम्मानित व्यक्ति होता है, इसलिए वो जागीरदार क्या करते, बौद्ध भिक्षुओं को भेजते हैं, और जो लोग बेगार में उनका काम करते हैं उनके लिए भगवान के समान होता है। ठीक है, सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र व्यक्ति थे। वह बहुत प्रेम से लेखक से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिपियाँ 103 पोथियाँ रखी हुई थी। अब चूँकि जब लेखक बौद्ध विहार में पहुँच गया, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, आप क्वेश्चन में जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको कि जब लेखक क्या कहते, एक क्वेश्चन है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही है। मतलब वो बिहार में पहुंच करके पुस्तकों के अंदर रम गया था, पुस्तकों को पढ़ने लगा था। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, तो जो बौद्ध भगवान बुद्ध से संबंधित जो उनके वचन थे, उनकी अनुवादों की हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई पोथियाँ रखी हुई थी 103। मेरा आसन भी वहीं लगा, वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। क्या जो पोथियाँ थीं, जो कॉपियाँ थीं, वो बड़े मोटे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। शेर जानते हैं 1 किलो से थोड़ा कम होता है, मतलब करीब मान लीजिए 14-15 किलो उनका वजन रहा होगा उन पुस्तकों का, उन कॉपियों का। ठीक है, सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, लेकिन लेखक तो अपने पुस्तकों में रम चुका था। अब लेखक क्या कहता, मैं पुस्तकों के भीतर था। यहाँ पर समझने वाली बात है। ठीक है, कि वो पुस्तकों को पढ़ने लगा था और उसको उसमें आनंद आ रहा था, इसलिए उसने उन्हें जाने के लिए कह दिया। लेखक ने कह दिया, उसने सुना भी नहीं पूरी बात सुमति की, और कह दिया कि तुम जाओ। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। अगले दिन दोपहर तक लौट आए। तिंडरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर के चल पड़े, है ना। उन्होंने आगे की यात्रा लिहाजा की ओर जाने के लिए भिक्षु नमसे जो बौद्ध विहार में थे उनसे विदाई ली और आगे की यात्रा के लिए चल पड़े। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो के पसंद आने पर आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।